चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, पता नहीं उस वक्त क्या समय हो रहा था, लेकिन अचानक ही एक झटके की वजह से मेरी आंख खुल गई और जब मैं अपने चारों ओर देखने लगा तो मैंने पाया कि मैं अभी भी ट्रेन की उसी बोगी के अंदर लेटा हुआ था। ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार के साथ पटरियों पर भागती जा रही थी, मगर जब मैं इस बोगी के अंदर मौजूद हुआ था तो उस वक्त यह बोगी पूरी तरह यात्रियों से लदालद भरी हुई थी और वहीं अब यह डिब्बा एकदम सुनसान नजर आ रहा था। पहले तो मैं बार बार यही देखता रहा कि ट्रेन अब तक किस जगह पर पहुंची होगी, मगर मैं ये जान पाने में विफल रहा। लेकिन मैं इस बात के साथ अच्छी तरह वाकिफ था कि तकरीबन 4 घंटे के बाद मैं उस स्टेशन पर उतर जाऊंगा जिस स्टेशन पर मुझे उतरना है, और फिर मैं अपनी आंखें बंद करके वापस सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैंने अपनी आंखें बंद की थी कि अचानक ही कोई मुझे हाथ लगाते बोला, अरे भाई साहब टिकट दिखाओ अपनी। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि मेरे सामने ट्रेन का एक टीटी खड़ा था। वो टीटी मुझसे टिकट मांग रहा था और जब मैंने अपनी टिकट उस टीटी को दिखाई तो वो मुझे घूरते बोला, भाई साहब आप हरिपुर स्टेशन पर उतरने वाले हो ना। इस पर मैंने अपनी मुंडी हाँ में हिलाई, मगर वो टीटी मेरा मुंह ताकते हुए कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा और फिर मुझसे पूछने लगा, अरे भाई साहब आप भूतों को मानते हो क्या। टीटी की बातें सुनकर मैं उस पर हंसता हुआ बोला, अरे साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये लोगों का अंधविश्वास होता है। तभी वो टीटी एक धीमी और डरावनी आवाज़ में बोल पड़ा, आप जिस स्टेशन पर उतरने वाले हो ना, वो स्टेशन काली शक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। मुझे उसकी बेतुकी बातों पर कहाँ विश्वास होने वाला था। मैंने इन सब बातों को टाल दिया और अपनी सीट पर बैठा रहा। समय बीतने के बाद मेरा स्टेशन भी आया और मैं उस स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया। और ट्रेन से उतरने के बाद मैंने पाया कि वो स्टेशन तो सच में एकदम शांत दिखाई पड़ रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और घोर अंधेरा छाया हुआ था। ऊपर से काले और गहरे बादलों ने चांद की हल्की हल्की रोशनी को भी अपने अंदर तक ढक लिया था। उस समय ये रेलवे ट्रैक सुनसान होने के साथ साथ खौफनाक भी लग रहा था, मगर मुझे कतई इन हरकतों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। मेरे मामा का घर उस स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर आगे था, जो मुझे अपने कदमों के साथ ही काटना था। और फिर क्या था, जब मुझे उस स्टेशन पर कोई नज़र नहीं आया तो मैं अकेला स्टेशन से बाहर निकलने लगा। मगर उसी समय एक आवाज़ जो जस्ट मेरे पीछे की ओर से आने लगी, और उस आवाज़ को सुनते ही मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने पीछे की तरफ देखने लगा तो मुझे वहाँ पर मेरे ननिहाल के सोनू नाना नज़र आए, जो गांव की दुकान पर काम करते थे। पहले तो मैंने उनको प्रणाम किया और वो मेरे पास पहुँचते बोले, बेटा इतनी रात को इस स्टेशन पर आने का मतलब होता है अपने आप को भूत के हवाले करना। इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जितना जल्दी हो सके तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ और वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा। मैं पहले तो उनकी बातों को समझ नहीं पाया। फिर मैं सोनू नाना से कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक ही वो मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गए। मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है और इस ट्रैक के बारे में सभी लोग उल्टी सीधी बातें क्यों बोल रहे हैं। मैं यही सोचते हुए उस स्टेशन से बाहर निकलने लगा, लेकिन फिर मेरा पूरा बदन अचानक ही दर्द करने लगा, जिस कारण मैं थक हार कर वहीं उसी स्टेशन की एक बेंच पर बैठ गया। पता नहीं क्यों, मगर मेरा पूरा का पूरा शरीर किसी गंभीर हालत में लग रहा था। मुझे बेचैनी होने के साथ साथ उल्टी जैसा भी फील हो रहा था। हिम्मत तो टूट चुकी थी, मगर इसके बावजूद मैं चलने फिरने की कोशिश कर रहा था। और जब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि अब मैं चल भी नहीं सकता, तो फिर मैं अपने मामा के लड़के को कॉल करने लगा, मगर 3-4 बार कॉल करने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हुआ, जिस कारण मैं स्टेशन की उसी बेंच पर बैठ गया और अपनी आंखों को बंद करके मैं वहीं पर लेट गया, क्योंकि उस समय मेरी हिम्मत नहीं थी, जिस वजह से मैं वहीं एक नींद का झोंका लेने लगा। रात के तकरीबन 2 बजने को चले थे और फिर एक आवाज़ के चलते अचानक ही मेरी आंख खुल गई। दरअसल किसी सन की आवाज़ के साथ मेरा हृदय कांप उठा और उस समय मैं अपने चारों तरफ मौजूद उस दृश्य को देखने लगा, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। और फिर किन्हीं पायलों की आवाज़ के साथ उस स्टेशन की खामोशी टूटने लगी। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि चारों तरफ वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, जिस कारण मैं वहाँ बार बार स्टेशन की बड़ी सी लाइट की तरफ अपनी नज़र दौड़ाता रहा, लेकिन हर बार की तरह मेरा सामना उस खाली पड़े स्थान से ही होता। फिर मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी और जब मैंने एक नज़र अपने फ़ोन की ओर डाली तो मैंने पाया कि फ़ोन किसी अननोन नंबर से था।
+8526 इस नंबर को देखते ही मैं तो हैरानी में डूब गया। और फिर जब मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे एक गहरा सदमा सा लगा, क्योंकि जब मैंने फ़ोन उठाया तो किसी ने मुझे अपने पीछे की ओर पलटने को कहा। और जब मैं अपने पीछे पलटा तो वहाँ पर औरतों का एक बहुत ही बड़ा झुंड एक घेरा बनाकर बैठा हुआ था। सभी महिलाएं विलाप कर रही थी, कोई ज़ोर ज़ोर से रो रही थी तो कुछ औरतें ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मुझे ये नज़ारा अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक और डरावना नज़ारा लगा, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। मुझे उस स्टेशन की वो बातें याद आने लगी जो कुछ लोगों के द्वारा मेरे कानों में पड़ी थी। अक्सर मैं इन चीज़ों पर विश्वास तो नहीं करता था, मगर आज इनके साथ मुलाकात करने के बाद मैं इन चीज़ों में विश्वास करने के काबिल बन गया। और अब मैं अच्छे से जान चुका था कि इस स्टेशन का कहर मेरे ऊपर बरसने वाला है, क्योंकि जब भी मैं इस स्टेशन से बाहर निकलने की फिराक में जाता तो मुझे हर बार किसी न किसी दुविधा का सामना करना पड़ता। और अब की बारी में बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरे सामने कोई ऐसी पनौती खड़ी हो जाए जो मुझे डराने ख़त्म करने के काबिल हो। उस समय मैं एक बार फिर अपने मामा के लड़के को कॉल करने लगा, लेकिन इस बार जब मैंने अपना फ़ोन निकाला तो फ़ोन के अंदर नेटवर्क ही नहीं था। ये एक ऐसा वक्त था जब मुझे किसी न किसी व्यक्ति की सहायता की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन अफसोस तो इस बात का था कि उस स्टेशन पर स्टेशन मास्टर तक नज़र ही नहीं आया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बाद में जब मैं उस कमरे की ओर गया जिसमें स्टेशन मास्टर के होने के चांस थे, तो मुझे उस कमरे के अंदर किसी औरत के लंबे लंबे बाल नजर आए। हालांकि ये नज़ारा उस कमरे के बाहर लगी एक जाली से देख रहा था, जिसके सामने एक सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा लगा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि शायद यही स्टेशन मास्टर हैं, जिस कारण मैं उस कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगा, लेकिन किसी ने उस दरवाजे को खोला तक नहीं। मैं बार बार थप्पी मारता रहा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया। बाद में मेरे हाथ के सहारे से वो कमरा अपने आप ही खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की ओर चलने लगा, और जब मैं उस कमरे के अंदर पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो कमरा धूल की एक मोटी परत से भरा हुआ था। चारों तरफ मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। पहले तो मैं अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करता हुआ उस कमरे को पूरी तरीके से घूरने लगा, लेकिन बावजूद इसके भी मुझे उस कमरे के अंदर कोई भी नज़र तक नहीं आया। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। और फिर जब मुझे ऐसा लगा कि इस कमरे के अंदर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं वापस पलटते हुए उस कमरे से बाहर निकल गया। उस कमरे से बाहर आने के बाद मुझे ऐसा लगा मानो कोई अपने अंदर पटकते हुए लगातार मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन मेरे अंदर इतना शौर्य भी नहीं था कि मैं पीछे पलट सकूं। मेरा शरीर तो पहले से ही कांप रहा था, और इस तरीके के माहौल में भला मैं अपने पीछे पलटकर कैसे देख सकता था। लेकिन जब मैं उस कमरे के दरवाजे से बाहर निकला तो उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मेरा शरीर पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है, मानो मैंने बुखार की कोई दवाई ले ली हो। और बाद में मैं उस स्टेशन से बाहर निकलने लगा, और फिर किसी तरह मैं उस स्टेशन से निकलने में कामयाब हुआ। मेरे अंदर खुशी की एक झलक दौड़ पड़ी, लेकिन जब मैं अपने चारों ओर के माहौल को इमेजिन करने लगा तो मेरी बची कुछ उम्मीदें भी एकदम से ख़त्म हो गई, क्योंकि इस बार मैंने पाया कि मैं अभी भी उस रेलवे ट्रैक पर खड़ा था जहाँ से मैं इस स्टेशन से बाहर निकला था। यानी कि जिस स्टेशन से मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था वो असल में किन्हीं आत्माओं से भरा हुआ स्टेशन था। एक तो वो काली रूप में छाई हुई अंधेरी रात, और ऊपर से बरसता हुआ ये सन्नाटा कहीं ना कहीं मेरी मौत को मेरी तरफ बुलावा दे रहा था। मुझे तो नहीं पता अब मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं बस किसी पागल कुत्ते की तरह बस स्टेशन पर भगदड़ मचाने लगा, ये उम्मीद लेकर कि अगर कोई इंसान मिल जाए तो मेरी जान बच जाए। मगर साली किस्मत ही खराब थी कि ट्रेन के आने का वक्त ही नहीं हुआ था। एक तो ट्रेन स्टेशन पर नहीं पहुंच पाई, और दूसरी तरफ स्टेशन पर किसी इंसान की मौजूदगी तक नहीं थी। और फिर मुझे याद आया कि मेरे ननिहाल के रहने वाले सोनू नाना कुछ समय पहले ही मुझे इस स्टेशन पर टहलते हुए नजर आए थे, लेकिन वह एकदम से कहाँ गायब हो गए इस बात का पता नहीं चल पाया। और अब मेरी आंखें उन्हीं को तलाश करने लगी। उस स्टेशन पर एकमात्र लाइट लगी हुई थी, जिस वजह से चारों तरफ का दृश्य भी साफ साफ नहीं दिख पाया। मगर तभी मेरी नज़रें कुर्ता पाजामा पहने एक आदमी पर पड़ी, तो वह आदमी मुझे अपने से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर नजर आया। मुझे लगा कि वह कोई और नहीं बल्कि सोनू नाना ही होंगे, जिस कारण मैं उन्हीं की ओर चल दिया।
फिर मैं किसी तरह हाँफते हुए जब उनके पास पहुंचा तो मैंने पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सोनू नाना ही थे। तब जाकर मुझे भी एक राहत की सांस मिली, लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि जब मैंने सोनू नाना को अपना हाथ लगाया तो उनका एक कटा हुआ हाथ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और ये नज़ारा मुझे डराने के लिए एकदम से काफ़ी था। तभी मैं पीछे पलटा और उसके साथ ही वो पजामा पहने सोनू नाना एकदम से ज़मीन पर गिर पड़े और उनकी सांसें भी बंद हो गईं। मेरा पूरा बदन पसीने से लथपथ हो चुका था। उस समय मैं नासमझ और पागलों की तरह रोने और चीखने लगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस तरीके की कंडीशन में मुझे कौन सा कदम उठाना चाहिए। मेरी बची हुई सारी उम्मीदें अब ख़त्म हो चुकी थी। पता नहीं अब क्या होगा। दोस्तों, एक इंसान के साथ उस वक्त क्या होता होगा जब उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं और वो सभी बुरी आत्माएं उसके ऊपर सर चढ़कर अपना कहर बरपाती हैं। उस समय मैं एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां से निकल पाना एक इंसान के लिए बेहद कठिन होता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब मैं हिम्मत हारते हुए ज़मीन पर बैठ गया तो एक मासूम सा हाथ अचानक मेरे कंधे पर मुझे महसूस हुआ और हाथ के महसूस होते ही मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज गति से धड़कने लगी। मेरे सामने की दिशा में एक चमकता हुआ चेहरा कोई और नहीं बल्कि सोनू नाना ही थे। जब मैंने उनकी लाश की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी शरीर नहीं था, यानी कि सोनू नाना एक आत्मा के रूप में इस स्टेशन पर काफ़ी देर से भटक रहे थे। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर तुम्हें एक पानी की बड़ी सी टंकी नज़र आएगी और वहाँ पर कुछ ऑटो रिक्शा भी लगती हैं और तुम्हें भी किसी तरह उन ऑटो रिक्शा वालों के पास पहुँचना है, क्योंकि वह मदद के लिए किसी को इनकार नहीं करते। अब मेरे अंदर एक बार फिर एक जुनून जाग उठा। मैं जल्दी से जल्दी उस जगह तक पहुंचना चाहता था जिस जगह के बारे में सोनू नाना ने मुझे विस्तार से बताया था। इस बार मैं देरी ना करते हुए अपने कमज़ोर शरीर के साथ स्टेशन की पटरी पर भागता हुआ उस 200 मीटर की विशालकाय दूरी को तय करने लगा। आज या तो मेरी ज़िंदगी की आखिरी दौड़ साबित होने वाली थी या फिर एक महत्वपूर्ण दौड़, क्योंकि या तो आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी या फिर आज मैं अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने वाला था। मगर वो कहते हैं ना, जब इंसान के शरीर पर किस्मत का हाथ हो तो मौत भी इंसान को छूकर चली जाती है। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और तेज तर्रार गति की दौड़ के साथ एक कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। ये देखकर तो अब मेरे होश ही उड़ गए, मगर मुझे उस कब्रिस्तान के दरवाजे पर एक टैक्सी खड़ी हुई नजर आई। मैं चुपचाप उस टैक्सी के पास पहुंच गया और वहां पर पहुंचने के बाद मेरी नज़र एक ड्राइवर पर पड़ी जो अपनी आंखें बंद करके उस टैक्सी के अंदर नींद का मजा ले रहा था। तभी मैंने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खटखटाते ही उसने अपनी आंखें खोली और तुरंत ही दरवाज़ा भी ओपन कर दिया और मैं चुपचाप उस टैक्सी के अंदर बैठा और फिर मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को मेरे साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया। तब जाकर मुझे पता चला कि तकरीबन 17 साल पहले उस स्टेशन पर एक आदमी ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से वहाँ पर काली शक्तियाँ उस स्टेशन को अपना एक घर बनाकर ही निवास करने लगी। अब मुझे भी नहीं पता उस स्टेशन की ऐसी कौन सी सच्चाई थी जिसकी वजह से सोनू नाना भी अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन जब इस घटना के बारे में मैंने अपने मामा जी के साथ साथ सभी घर वालों को बताया, तब उन्होंने भी मुझे उस स्टेशन को भूल जाने को कहा, क्योंकि मामा जी का मानना था कि उस रेलवे ट्रैक पर जाने से पहले इंसान को 100 बार सोचना पड़ता है। लेकिन आज भी मेरे मन में ये बात खटकती रहती है कि आखिर सोनू नाना की मौत कैसे हुई और उस दिन उन्होंने मेरी जान कैसे बचाई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।